इस वीडियो में हम लोग सरनाथ बैनर्जी का लिखा हुआ ग्राफिक नॉवल कॉरिडोर को लेकर डिस्कस करेंगे। इसका कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, प्लॉट, सेटिंग और समरी पूरा डिटेल से जानकारी हम लोग लेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर लिंक्स में क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, कॉरिडोर फर्स्ट ग्राफिक नॉवल है जो इंडिया में पब्लिश हुआ था एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड पब्लिकेशन हाउस के द्वारा। कौन से पब्लिकेशन हाउस ने इसको पब्लिश किया था? पेंगुइन इंडिया और हार्पर कॉलिंस दोनों एक साथ मिलकर कोलैबोरेटिव लॉन्च किए थे कॉरिडोर को। 2004 में पब्लिश हुआ था। यह एक ग्राफिक नॉवल है। ग्राफिक नॉवल एकदम बहुत आसान शब्दों में बताऊं तो कॉमिक्स, जो कॉमिक्स होता है ना, यानी जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट इलास्ट्रेशंस, चित्रों के द्वारा, ठीक है, फिर स्पीच बबल के द्वारा, स्केचेस के द्वारा कहानी को आगे बढ़ा के लेके जाया जाता है। तो कॉमिक टाइप का, उसी को कहते हैं ग्राफिक नॉवल। तो इंडिया में पायोनियर ऑफ ग्राफिक नॉवल कहा जाता है सरनाथ बैनर्जी को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले भारतीय जो कि ग्राफिक नॉवल लिखे थे वो सरनाथ बैनर्जी थे। इनसे पहले भी, और सबसे पहला इंडियन अगर टेक्निकली देखा जाए तो दैट इज अरिजीत सिंह। उनका लिखा हुआ द रिवर ऑफ स्टोरीज जो कि 1994 में पब्लिश हुआ था, वो था सबसे पहला ग्राफिक नॉवल जो इंडियन द्वारा लिखा गया था। लेकिन ये क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन पे फीचर करके लिखा गया था और इसको कल्पवृक्ष नाम का एक एनवायरमेंटल ग्रुप एंडोर्स किया था और पब्लिश किया था, तो ये सो कॉल्ड लिटरेरी रीडरशिप में नहीं पहुंच सका था। लेकिन क्योंकि सरनाथ बैनर्जी का लिखा हुआ कॉरिडोर को किसने लॉन्च किया था? पेंगुइन इंडिया और हार्पर कॉलिंस ने, इतना बड़ा एक एक्लेम पब्लिकेशन हाउस ने, तो ये पहली बार एक लार्ज मास तक पहुंचा था, लार्ज ऑडियंस तक पहुंचा था। ठीक है, और इन्हीं का लेखनी से बाद में अनुप्रेरित होकर और आगे ढेर सारे ग्राफिक नॉवलिस्ट आगे उभर करके आए हैं इंडिया के। ओके, तो अब इसके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। मेनली आपको 6 कैरेक्टर, माइनर और मेजर मिला करके 6 कैरेक्टर दिखेंगे। जो है सबसे पहले है जहांगीर रंगूनवाला। ये इसको डिस्क्राइब किया गया है एज एन एनलाइटेंड डिस्पेंसर ऑफ टी, विजडम एंड सेकेंड हैंड बुक्स। यानी ये चाय बेचता है, फ्री में आदमी को एडवाइस देता है और सेकेंड हैंड बुक्स भी रखता है अपना स्टॉल में। नेक्स्ट है भृगु सेन। ये है नैरेटर, पूरा कॉमिक्स का जो नैरेटर फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में है वो यहीं का ज़बानी से हम लोग देखते हैं, सुनते, इसी का पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं। ये पोस्ट मॉडर्न अर्बनाइट है। ये कलेक्शन, यानी बहुत कोई रहता है ना कि कोई कलेक्टर रहता है, मतलब सब चीज़ कलेक्ट करने का शौक रहता है, तो वैसे ये काफ़ी चीज़ का कलेक्शन कंप्लीट करने का इसका एक तो नशा है, और ये अपना लव लाइफ में पार्टनर ढूंढ रहा है। नेक्स्ट है डिजिटल दत्ता। ये एक C++ प्रोफेशनल है एप्टेक से, जो ज़्यादातर मतलब काल्पनिक दुनियाओं में जीना चाहता है और अपना दिमाग में जो कल्पना चलता है वो काल्पनिक जगत में ही वो बसता है, इसलिए कहा जाता है ही मोस्टली लिव्स इन हिज हेड। ठीक है, रियलिटी के साथ उसका कुछ खास कनेक्शन है नहीं। नेक्स्ट आता है शिंटू सरकार। ये एक नया नया शादी हुआ एक यंग मैन है और ये एफ्रोडीसियक का खोज में है। एफ्रोडीसियक यानी ऐसा कोई ऑइंटमेंट, ऐसा कोई दवा जो आपका सेक्सुअल प्रावस को, सेक्सुअल स्टेमिना को वृद्धि कर सके। तो वैसा क्योंकि इसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंसी है, सेक्सुअल पावर कम है, तो इसलिए वो इंक्रीज करने के लिए ढूंढ रहा है। फिर आता है प्रोफेसर डीवीडी मूर्ति। ये एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, बट साइंस से ज़्यादा इनको ऑब्सेशन पॉइजन से है, रेके से है और जॉन कीट्स है। जॉन कीट्स तो आप जानते हो, द फेमस रोमांटिक ब्रिटिश पोइट, उनसे है। ठीक है, और इनका ज़िंदगी का एक मकसद है कि ऐसा एक परफेक्ट परफ्यूम का खोज करना जो स्मेल ऑफ डेथ को भगा सके। ये क्यों है आगे जब हम लोग समरी पढ़ेंगे तब जानेंगे। और द लास्ट कैरेक्टर इज अंग्रेज बोस। ये एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा बंदा है जो जिंदगी भर कर्मा का तलाश किया है कि उसका जिंदगी को मतलब दे सके, पहचान दे सके, ऐसा कर्मा क्या होगा। तो अल्टीमेटली ढेर सारा स्पिरिचुअल पाथ घूम फिर करके उसको वर्ल्डली कर्मा ही मिला। ये भी हम लोग समरी जब जानेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, अब सेटिंग जान लेते हैं। सेटिंग है सीपी, बहुत फेमस जगह है, जानते ही होंगे, दिल्ली में कनॉट प्लेस। तो उसमें जो कंसेंट्रिक सर्कल्स है ना, मतलब पूरा कनॉट प्लेस को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में जुड़ा हुआ हो और पूरा सर्कुलर मार्केट वहाँ पे बैठता हो। ठीक है, अब इसी कॉनॉट प्लेस का जो एकदम सेंटर है उसमें, मतलब मैं कहानी का बात कर रहा हूँ, कहानी में कॉनॉट प्लेस का सेंटर में जहांगीर रंगूनवाला का वहीं बुक स्टॉल है। बुक स्टॉल भी है, चाय स्टॉल भी, जो भी बोलो, उसमें सभी चीज़ बेचता है वो। उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। सेंटर ऑफ द यूनिवर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसी का को केंद्रित करके चारों तरफ ढेर सारे सर्कल्स में सब कोई आवर्तित होते रहता है, इंसान भी और कहानी भी। ठीक है, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स है इस
इस ग्राफिक नॉवल में सब एक दूसरे से मुलाकात कभी ना कभी होता है, यही रंगून वाला का स्टोर में, इसीलिए इसको सेंटर ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। ठीक है, और ये एक पोस्ट मॉडर्न सिटीस्केप है जो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा, और इसका टाइटल से भी इसका लिंक है। जो कॉरिडोर, नॉवल का जो टाइटल है कॉरिडोर, वो किस चीज़ का कॉरिडोर है? ये ऐसा एक कॉरिडोर है, ऐसा एक पाथ है, ऐसा एक रास्ता है जो आपको अननोन डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा, जो आपको फ्रैगमेंटेड डेस्टिनेशन में ले जाएगा। ऐसा डेस्टिनेशन जिसमें आप चाहोगे पूर्णता के लिए निकलना, लेकिन पूर्णता आपको कहीं नहीं मिलेगा, फुलफिलमेंट आपको नहीं मिलेगा, सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन मिलने का चीज़ है ही नहीं पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में। पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, पोस्ट मॉडर्न रियलिटी, पोस्ट मॉडर्न लाइफ इज ऑल अबाउट फ्रैगमेंटेशन एंड डिससैटिस्फैक्शन एंड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ठीक है, अब समरी में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कैरेक्टर के बारे में बताया कि 6 कैरेक्टर का ही जिंदगी को ब्रीफली दिखाया जाता है पूरा ग्राफिक नॉवल के थ्रू, जिससे कि एक सिटी लाइफ और सिटी ड्वेलर पोस्ट मॉडर्न लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया जा सके। तो नॉवल ओपन होता है भृगु सेन से, ये नैरेटर भी है, और ये दिल्ली शिफ्ट करते हैं। एक्चुअली ये कलकत्ता के हैं, यहाँ से वो दिल्ली आते हैं अपना पढ़ाई लिखाई काम का खोज में। ठीक है, इनको दिखाया जाता है इनका शौक है कलेक्शन करना। क्या किस किस चीज़ का कलेक्शन है इनके पास? ओल्ड पेन का कलेक्शन है, रेयर बुक्स का कलेक्शन है, म्यूजिशियंस जो फॉरगॉटन है, जिनको भुला दिया गया है लेकिन वो म्यूजिशियंस थे अच्छे, उनके रेयर एलपीज है। फिर अपने ग्रैंडपा का गॉल ब्लैडर स्टोन जो उनको लगभग मार दिया था, उसका भी कलेक्शन रखे हैं। एक 8 मिलीमीटर कैमरा है, वो भी है। फैंटम कॉमिक्स बुक्स वो है। तो ढेर सारा रेयर और यूनिक चीज़ों का कलेक्शन उनके पास है। अब अपना कलेक्शन में एक और चीज़ बढ़ाने के लिए डबल हेलिक्स नाम का एक रेयर किताब है, वहीं वो अपना कलेक्शन में लेना चाहता था, इसलिए ये इसी को ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गया कहाँ पे? रंगून वाला का बुक स्टॉल में, और वहीं पे जाके उससे उसने दोस्ती कर लिया। अब ये बताया गया नॉवल में कि अपने अच्छे दिन में भृगु खुद को इब्न बतूता समझता है। इब्न बतूता क्यों? बिकॉज ही वॉज अ वेरी फेमस मॉर्कन ट्रैवलर, जो कि मतलब अपना लगभग सारा जिंदगी बाहरी देशों में, फॉरेन देशों में जा जाके घूम के वहाँ का लोकल एनेक्डोट्स, वहाँ का स्टोरीज, वहाँ का मिथ्स कलेक्ट किया था अपना किताब अल रिहल में। तो ये क्योंकि भृगु भी बहुत पैशनेट कलेक्टर है, तो इसलिए उस हिसाब से पैशनेट कलेक्टर भी है, और उसको बाहर बाहर घूमना, नया नया एक्सपीरियंस करना, नया आदमी से मिलना, नया कल्चर से मिलना, ये सब चीज़ भी पसंद है, इसलिए इब्न बतूता से वो खुद का कंपैरिजन किया है। और पूरा नॉवल में भी दिखाया जाता है कि वो दिन भर बस घर में ज़्यादा देर वो टिकता नहीं है, वो यहाँ शहर में घूम रहा है, पार्टी कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, चेस खेल रहा है। ठीक है, और नॉवेल का एंड तक वो क्या करता है, हर एक कैरेक्टर जिसको इस नॉवेल में दर्शाया गया है सबका स्केच बनाता है, और अपना भी एक स्केच वो बनाता हुआ दिखता है। उसका एक टेम्पररी गर्लफ्रेंड है काली नाम का, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री मेकर है। अब इस काली के लिए उसका डबल माइंडसेट है, उसको वो उसका प्रति वो मतलब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी नहीं करना चाहती, लेकिन उसको अपना दिमाग से निकल भी नहीं पाता। तो टू बी और नॉट टू बी का सिचुएशन है, करूँ या ना करूँ, ना निकाल पा रहा हूँ ना ला पा रहा हूँ, इस टाइप का उसका सिचुएशन है, कन्फ्यूज्ड है वो। तो इसी वजह से वो रिलेशनशिप ब्रेक लेकर के आ जाता है दिल्ली से कोलकाता वापस, कि माइंड फ्रेश हो जाएगा। यहाँ पे आकर के वो आइडेंटिफाई करता है कि हाँ, अपना रूट्स को मिलना सच में सुकून का बात है, लेकिन आयरॉनिकली रूट्स को वो बंगाली कल्चर से या अपने नेटिव कल्चर से आइडेंटिफाई नहीं करता। रूट्स पहुंचना मतलब वो किस चीज़ से आइडेंटिफाई करता है? एलनॉट जेम्स का म्यूजिकल रिकॉर्ड सुन के, टिन का कॉमिक्स पढ़ के, और रोलिंग स्टोन का पोस्टर देख करके। तो ये सब चीज़ उसका रूट नहीं है, नेटिव नहीं है, ये सब फॉरेन है। तो यही दिखाता है एक पोस्ट मॉडर्न मैन, एक मॉडर्न मानसिकता कितना ज़्यादा शो ऑफ करने में और कितना ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर या कल्चरल इंपीरियलिज्म के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, फिर दिखाया जाता है कि कलकत्ता में वो जब घूम रहा है तो फ्री स्कूल स्ट्रीट में ओल्ड रिकॉर्ड्स, म्यूजिकल रिकॉर्ड्स खरीदने के लिए घूम रहा, फिर ओली पब में जाके वो ड्रिंकिंग वगैरह कर रहा, और टाइम पास के लिए कलकत्ता में वो गौरी नाम का एक लड़की से भी बातचीत शुरू कर देता है। गौरी से उसका मुलाकात हुआ था एक मेट्रो रेल का कंपार्टमेंट में, फिर बाद में कॉमन फ्रेंड का थ्रू वो लोग घर में जाके मुलाकात भी करते हैं। लेकिन वो गौरी के साथ ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक नहीं चला पाता, क्योंकि उसका मन में कहीं ना कहीं गिल्ट काम कर रहा कि काली का क्या होगा। ठीक है, तो वो वापस दिल्ली वापस आता है, और काली के साथ मिल करके सारा चीज़ जो हुआ अकॉर्डिंग इंक्लूडिंग दिस गौरी इंसिडेंट एज वेल, वो कन्फेस करता है। और जाहिर सा बात है इसके बाद तो काली उसके साथ रहेगी नहीं है सब जानने के बाद, तो वो दोनों अपने रास्ता अलग कर लेते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टर जो है अंग्रेज बोस, हालांकि ये थोड़ा सा माइनर कैरेक्टर है। इसको दिखाया जाता है कि ऋषिकेश से आया है, और
एनर्जी पिरामिड के बारे एडवांस नॉलेज लेके आया है। और सिर्फ एनर्जी पिरामिड नहीं, और भी ढेर सारा स्पिरिचुअल के रेम के बारे में ये डीप नॉलेज कलेक्ट करके आया है। क्या क्या चीज़ है? कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का सीक्रेट उसने सीख के आया है। विपासना कोर्स ये उसने सीख के आया है। फिर हठ योग, तांत्रिक सेक्स, आयुर्वेदिक कुकिंग, ये मतलब जितने तरीके का रिचुअल्स और हो सकता है स्पिरिचुअल रेम, जितनी तरह का प्रैक्टिसेस हो सकता है, सब चीज़ में वो माहिर होकर के आया है। किसके लिए? लाइफ का मीनिंग ढूंढने के लिए, कर्मा ढूंढने के लिए, लाइफ को एक तरीके से पर्पसफुल बनाने के लिए। कौन तरफ से वो जाएगा कि उसको लाइफ पर्पसफुल दिखेगा, ये चीज़ ढूंढने के लिए इतना सारा रिसर्च घूम घाम के स्पिरिचुअल एक्सपर्ट ही मान लो वो बन गया। लेकिन अल्टीमेटली वो रियलाइज़ करता है कि उसका रियल कर्मा जो है ना, वो वेब डिज़ाइनिंग है। वेब डिज़ाइनिंग करके ही वो इस दुनिया में अपना कर्मा सेटिस्फाई कर सकता है, और ये रियलाइज़ करने के बाद वो न्यू कैसल चला जाता है। तो फिर से ये एक और तरीका है कि पोस्ट मॉडर्न व्यक्ति के दिमाग में हमेशा जो डाइकोटॉमी चलता रहता है, हमेशा एक जो डिलेमा चलता रहता है कि असली चीज़ क्या है, असली काम का चीज़ क्या है, और सोचने के लिए, फिलोसॉफी झाड़ने के लिए और बाकी मतलब बात बनाने के लिए दूसरा चीज़ क्या है। तो कभी भी ये जो रियल और जो इमेजिनरी है, या जो इम्पॉर्टेंट और फ्लिपेंट है, दोनों में कभी ये मतलब डिफरेंस नहीं कर पाते, दोनों ये लोग के लिए एक बराबर लगता है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है प्रोफेसर डीवीडी मूर्ति। आपको याद है मैंने एक बार कैरेक्टर में ही शुरू में बताया था कि ये स्मेल ऑफ डेथ को लेकर काफ़ी ऑब्सेस है, और उसको हटाने के लिए एक परफेक्ट परफ्यूम का खोज कर रहे हैं। अब स्मेल ऑफ डेथ से इनका इतना लगाव कैसे आया? क्योंकि ये जब अपना मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे मेडिकल का, सीएमसी वेलोर में फर्स्ट ईयर में उनका एनाटॉमी क्लास में जब मौरू में लाश को लेकर डिसेक्शन करके दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उस वक्त से ही उनको स्मेल ऑफ द डेथ से ऑब्सेशन शुरू हो गया है। और कहा जाता है कि एक विश्वस्त दोस्त का नियन वो स्मेल ऑफ डेथ उसका पीछा नहीं छोड़ा है, आज तक उनका साथ निभा रहा है। इस कॉरिडोर किताब में प्रोफेसर डीवीडी को दिखाया जाता है, इंट्रोडक्शन किया जाता है। तब वो क्या करते हैं, ओड टू अ नाइटिंगेल, ये किड्स का एक बहुत फेमस पोएम है, उसका 7 स्टैंजा को लाउडली रीड करते हैं। और उसमें भी मतलब ये जो पोएम है ओड टू ए नाइटिंगेल, इसमें भी डेथ और एस्केपिज्म के बारे लिखा हुआ है। तो ये पता चलता है कि प्रोफेसर को डेथ से बहुत ज़्यादा लगाव है। एक्चुअली वो फैसिनेटेड है, ऑब्सेस्ड है डेथ से, ठीक है। तो लेकिन दिक्कत क्या है कि उनको भले ही डेथ से बहुत लगाव हो, लेकिन उनका जो बेटी है 7 साल की छोटी बेटी, बहुत प्यारी बेटी है और बहुत प्यार करते हैं प्रोफेसर उससे। लेकिन ये जो उनका साथ ये स्मेल ऑफ डेथ लगा हुआ रहता है ना, दिन भर वो काम करते हैं, मॉर्ग में काम करते हैं, तो एक सो डेथ टाइप का स्मेल उनका शरीर में लगा हुआ होता है। और उनका बेटी को ये बिल्कुल नहीं पसंद। जितना वो चाहते हैं कि काम के बाद आकर के थोड़ा बेटी को प्यार करे, गले लगाए, बेटी का पास जाए, बेचारा बेटी उतना ही दूर उनसे भागता है। तो ये स्मेल ऑफ डेथ जो है ना, एक बैरियर बन गया है उनके लिए, अपना बेटी से कनेक्ट होने के लिए एक इमोशनल बैरियर बन गया है। इसीलिए इसको दूर करने के लिए इतना शिद्दत से एक परफ्यूम का खोज कर रहे हैं, क्योंकि खुद एक साइंटिस्ट है तो खोज कर रहे हैं। अब ढेर सारा खोज करते 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 अल्टीमेटली उनको वो परफ्यूम मिल गया, उनका ड्रीम परफ्यूम, जिससे कि स्मेल ऑफ द डेथ दूर हो जाता है, और वो और उनका बेटी दोबारा रीयूनाइटेड हो जाती है। उस परफ्यूम का नाम है आइसिस, ब्लॉक लेटर में ISIS, मार्क्स एंड स्पार्क्स कंपनी के द्वारा बनाया गया आइसिस, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, और कहा जाए तो पूरा नॉवेल में सबसे जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, दैट इज डिजिटल दत्ता। अब इसका सबसे खास चीज़ क्या है कि जबकि बाकी कैरेक्टर को ब्लैक एंड वाइट स्केच में डिस्क्राइब किया गया है, डिजिटल दत्ता को लेकिन कलर्ड पेज में इंट्रोड्यूस किया गया, और उसका लगभग हर किस्सा ही कलर्ड पेज में ही दिखाया गया है। तो इसी से उसको थोड़ा सा अलग मार्क करके रखा जाता है। डिजिटल दत्ता भी ब्रिगुशेन की तरह ही सिमिलर है, इन द सेंस कि वो भी कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट किया है जॉब की वजह से, और रंगूनवाला का बुक स्टॉल का बगल में बैठ करके एक बहुत मेमोरेबल, या कहा जाए तो थोड़ा सा दुखद घटना, जैसे आप इसको डिस्क्राइब करें, एक घटना वो घटाता है जिसको रंगूनवाला बाद में स्टोरी का बाकी कैरेक्टर को बताता है। क्या वो करता है, कॉनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क में वो बेंच में बैठा था शाम को, अपना जो लेडी लव है डॉली उसका साथ। अब डॉली से वो शादी करना चाहता है, कि डॉली को वो प्यार करता है, डॉली भी शादी करना चाहती है, डॉली भी इससे प्यार करती है। लेकिन दिक्कत है डॉली का डैड, वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? देखिए, नहीं मानने का कोई बात है नहीं, क्योंकि डिजिटल दत्ता एजुकेटेड है, स्मार्ट है, C++ प्रोफेशनल है, तो कुछ अर्निंग तो कर ही लेगा। लेकिन ये सब का बावजूद भी उसको नहीं पसंद। उसका डैड चाहते हैं कि कोई विदेशी दामाद से वो अपना बेटी का शादी करे, ताकि उनको स्टेटस जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसीलिए डॉली जानना चाहती है डिजिटल से
कि उसका H1B वीज़ा जो है वो अप्रूव हुआ कि नहीं, ताकि वो लोग यूएस जाके सेटल हो सके, तो ही तो उन लोग का जो रिलेशनशिप है वो शादी तक आगा सकेगा, कुछ परिणति पा सकेगा। तो अब अचानक से क्या होता है, यहीं से अब डिस्कशन चलते ही चलते कुछ एंटी सोशल गुंडा बदमाश आ जाते हैं, घेर लेते हैं ये लोग को, और डिजिटल के माँ के बारे में वो लोग थोड़ा सा ऑब्सीन कमेंट पास करते हैं। जैसे ही वो कमेंट पास करते हैं, डिजिटल का जैसे पूरा मतलब दिमाग का तार हिल जाता है, साइनेप्टिक अटैक होता है उसको, और उसका दिमाग में ढेर सारा इमेज एक साथ मतलब भीड़ करके आना शुरू कर देता है। बहुत ही अजीब सा इमेज है। बॉलीवुड फिल्म्स में आज तक जितने भी आइकॉनिक मदर का मतलब कैरेक्टर दिखाया गया, सारे एक एक करके उसका दिमाग में आने लगते हैं। सबसे पहले मदर इंडिया फिल्म का नरगिस, फिर दीवार फिल्म का निरूपा रॉय, और इसका बाद एक एक करके लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट लीडर्स एंड आइकॉन्स जैसे माओ जेडोंग, फिर ज्योति बासु, यहाँ के बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थोड़ी देर के लिए आए थे। तो इतना सब कुछ उसका दिमाग में आके जैसे सब उसको बोल रहे हैं कि चुप, अब चुप रहने से नहीं चलेगा, उठ करके कुछ एक्शन लो, खड़ा हो। फिर वो खड़ा होता है एकदम हीरो जैसा, और सारे गुंडा बदमाश को मार करके धूल चटा देता है। लेकिन इसका बाद आता है एक बहुत ही बेकार सा एंटी क्लाइमैक्स। जो आदमी इतना सारा गुंडा को धूल चटा दिया, उसको एक मलेरिया का मॉस्क्यूटो आ करके काट देता है, उसी वजह से वो अस्वस्थ हो जाता है, एंड हिज स्टोरी इज फिनिश्ड। तो बड़ा ही मतलब एंटी क्लाइमैक्टिक ये कंक्लूजन है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है शिंटू। शिंटू सरकार, मैंने आपको पहले बताया था कि वो नया नया उसका शादी हुआ है और एफ्रोडीसियक का खोज कर रहा है अपना सेक्सुअल पैराडाइज को बढ़ाने के लिए। तो उसका जब कॉरिडोर में इंट्रोडक्शन होता है, तो उसको दिखाई देता है रंगून वाला का बुक स्टोर में मैसेज ऑफ यूथ नाम का एक बुक का वो खोज कर रहा। अब इस बुक का जो कवर पेज है ना, उसमें एक बहुत हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर का तस्वीर बना हुआ है, और उसी को देखता है बेचारा रोगा पतला शिंटू, ठीक है। तो इससे एक चीज़ साफ जाहिर होता है कि मतलब वो भी चाहता है कि उसका भी मतलब एनर्जी बढ़े, उसका भी स्टेमिना बढ़े, उसका भी मसल ग्रोथ हो, ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा देर तक सेक्सुअल एक्टिविटी एंजॉय खुद भी कर पाए और उसका वाइफ को भी करा पाए। अब वो क्या कर रहा है, एक दिन जब उसका पिता माता घर में नहीं रहते हैं, तो वो कुकरेजा वीडियो पैलेस से एक फिल्म का डीवीडी लेके आता है। दैट इज फिल्म का नाम क्या है, ब्लॉन्डी इन बॉन्डेज। तो ये थोड़ा सा पोर्नोग्राफिक कंटेंट वाला फिल्म है। ये देखने के बाद वो दोनों ही एक्साइटेड हो जाते हैं, हर 20 मिनट का क्वालिटी सेक्स वो लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन एक दिमाग में एक बात खटकता है इसका, कि ब्लू फिल्म में तो जो हीरोज़ है वो तो और बहुत देर तक, घंटों घंटों तक रेस्ट मतलब लॉन्ग लास्ट कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा। अब यहाँ से एक बहुत ही सटल चीज़ हम लोगों में सरनाथ बनर्जी एक मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं कि ये हो गया आपका हाइपर रियलिटी, ठीक है। यानी असलियत कुछ और है, और मीडिया या सोशल मीडिया या एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है, ये सब हम लोग को कुछ और दिखाने का कोशिश कर रहा है। एक्चुअल रियल लाइफ में आप सेक्सुअल अगर एक्ट करोगे तो आप जितना लॉन्ग लास्टिंग करोगे, पोर्नोग्राफिक में जितना दिखाएगा वो कभी भी रियलिटी के साथ मैच नहीं करता। वो जानबूझ करके बढ़ा चढ़ा के आपको दिखाया जाता है, क्योंकि वो भी एक टाइप का प्रोग्रामिंग है, वो आपका ब्रेन वॉश करने का एक तरीका है, वो भी एक कमोडिटी है, उसमें रियलिटी नहीं है। तो इस तरीके से सटली वो कमेंट करते हैं कि कैसे हम लोगों को अपने चारों तरफ से होने वाले ट्रूथ और पोस्ट ट्रूथ को अलग करना है, रियलिटी और हाइपर रियलिटी को अलग करना है। कोई भी चीज़ को बस देख करके, अच्छा पैकेज में देख करके उसी को रियलिटी मान के हम लोग को भटक नहीं जाना है। खैर, तो फिर ये बेचारा अपना खुद का सेक्सुअल पोटेंसी के ऊपर शक करता है और अपना सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए खोज करता है कौन ओल्ड दिल्ली का गली गली में, कि कौन आयुर्वेदिक डॉक्टर मिलेगा, कौन सेक्सोलॉजिस्ट मिलेगा, कौन क्वैक डॉक्टर मिलेगा, कोई हकीम कुछ तो होगा जिससे उसका मतलब ये सेक्सुअल प्रावस बढ़ जाए। अब उसका मुलाकात होता है हकीम हैदर कलंदरी नाम का एक व्यक्ति से। एक्चुअल में जो फ्रॉड है वो 1000 रुपया का बदले में उसको सांडे का तेल बेचता है, और बोलता है कि ये तेल अगर बेटा एक बार तुम लगा लोगे, तुम्हारे शरीर के अंदर 10 शेरों का ताकत आ जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली वो तेल क्या होता है, उसका घर का हाउसमेट बाल पे लगा लेती है। तब वो समझ लेता है कि शिंटू की बेचारा उसका बुड़बक बना दिया गया है, और 1000 रुपये में उसको हेयर ऑयल बेच दिया गया है। लेकिन वो ये चीज़ समझ जाता है कि ये एक तरीके से अगर वो मतलब बाहर बाहर ऐसे वो अपना सेक्सुअल प्रायोस का इंक्रीज करने के लिए ढूंढता फिरेगा कोई भी ऐसे व्यक्ति से, तो वो ऐसे बुड़बक ही बनता रहेगा। फिर एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड एफ्रोडिसिक एक्सपर्ट जिसका नाम है हकीम गुलाब खुश पेशावरी, वो शिंटू को सजेशन देते कि तुम एक काम करो, तुम गुड हैबिट्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, तुम थोड़ा सेल्फ मतलब रेस्ट्रेंट रहो, थोड़ा संयमी रहो, ठीक है। उससे क्या होगा कि तुम्हारा स्टेमिना भी बढ़ेगा और तुम्हारा मतलब अच्छा होगा, तुम लॉन्ग लास्ट कर सकोगे।
अल्टीमेटली नॉवेल का एंड में दिखाया जाता है कि ना तो गुड हैबिट्स और ना तो सांडे का तेल, ये कुछ का दरकार नहीं होता शिंटू को। वो अल्टीमेटली अपना कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत बढ़िया तरीके से सेक्स एंजॉय कर पाता है और वही चीज़ रियलाइज़ करता है कि सेक्स इज़ इन द माइंड। जब तक आप मेंटली क्लियर हो आप बिल्कुल कर सकोगे, आपका परफॉर्मेंस के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ेगा। और अगर आप मेंटली डर जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, अपने आप को डाउट करने लगोगे, तो आपका फिजिकल भी आपका साथ नहीं देगा। अल्टीमेटली आखिर में जो आता है जहांगीर रंगूनवाला, ये सालों तर सालों किस चीज़ के पीछे दौड़ के फिरे है, मीनिंग एंड मिस्ट्री ऑफ लाइफ। ये भी थोड़ा सा वो अंग्रेज बॉस जैसा, लेकिन उससे इनका क्वेस्ट थोड़ा अलग इसलिए है कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ढेर सारा अलग अलग तंत्र मंत्र आयुर्वेद ये सब चीज़ के बारे में वो ढूंढ रहे थे। लेकिन जहांगीर रेंगून जो है वो थोड़ा सा एपिफैनिक टाइप का क्वेस्ट कर रहे थे कि उनको समझ में ये आना चाहिए था कि कौन सा रास्ता में अगर मैं जाऊँ तो मैं लाइफ में सक्सेसफुल बनूंगा। तो 40 अलग अलग जॉब उन्होंने किया और अल्टीमेटली छोड़ दिया जब उनको नॉरीमैन पॉइंट का एक स्काई स्क्रैपर, एक हाई राइजर बिल्डिंग में जाके एलिवेटर में नीचे उतरते वक्त उनको अचानक से एक एपिफैनी हुआ, इनको रियलाइजेशन हुआ कि लाइफ का असली मतलब क्या है। हालांकि यहाँ पे क्लियरली बताया तो नहीं गया है कि लाइफ का कौन सा ऐसा असली मतलब उनको पता चला, लेकिन ये रियलाइजेशन होने के बाद उन्होंने क्या किया, सारा काम धाम छोड़ दिया और यहीं बुक स्टॉल, यहाँ कनॉट प्लेस के अंदर में बुक स्टॉल लगा के बैठ गए, जहाँ पे वो चाय बेचते हैं, फ्री में विजडम देते हैं और सेकेंड हैंड बुक्स भी बांटते हैं। और यहीं स्टॉल को वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स भी कहते हैं। अब बीच बीच में उनका काम क्या है कि दिन भर यहीं सब विजडम देना, टीप बेचना, सेकेंड हैंड बुक बेचना और रेगुलर कस्टमर के साथ गप्पे शप्पे मारना, बीच बीच में कभी कभार जॉइंट कर लेना या चेस का गेम खेल लेना। ठीक है, ये उनका ज़िंदगी है। तो ये पूरा जो नॉवेल है, ग्राफिक नॉवेल, इसमें कुछ कुछ थीम्स थ्रू आउट आप देख सकेंगे, वो हर कैरेक्टर के ज़िंदगी से ही वो इक्वली झलकता है। एक ये आइसोलेटेड लोनली फ्रेंडलेस लाइफ, किसी भी कैरेक्टर का ज़िंदगी में जो खुशहाली दोस्ती नहीं है, सब कोई अकेला है, भीड़ में भी अकेला है। फिर क्वेस्ट फॉर एन इल्यूसिव होल बिकॉज लाइफ इज इन, यानी हर कोई का लाइफ जो है वो दिखाने के लिए, शोबाजी के लिए तो बहुत रंगीन है, बहुत एक्टिव है, लेकिन अंदर अंदर वो अंतःसार शून्य है, फाका है, एम्प्टी है, अंदर उसका कुछ सब्सटैंशियल नहीं है। इसीलिए क्योंकि अंदर से सब कोई खाली है, इसलिए सब कोई पूर्णता को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसा पूर्णता जो कि एल्यूसिव है, जो कोई मिलने वाला है ही नहीं। ठीक है, कोई भी कोई कमिटमेंट के लिए राजी नहीं होता, किसी का भी जिंदगी में कोई फिक्सिटी नहीं है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। ये आपको पता चलेगा इस ब्रिगोशिन का कैरेक्टर से कि जब ना तब ये एक लड़की से दूसरा लड़की, दूसरा लड़की से तीसरा लड़की शिफ्ट करता है, कमिटमेंट का बात आता है तो ये झुल जाता है, इसको कोई ठीक नहीं रहता। फ्लिपेंसी, विम्सिकैलिटी, डे ड्रीमिंग, ये सब चीज़ आपको डिजिटल का कैरेक्टर से खास करके पता लगेगा कि उसका तो ज़्यादातर का मतलब ज़िंदगी जो है वो उसका हेड में ही कटता है, मतलब रियल लाइफ में वो ज़िंदगी नहीं काटता, दिमाग में क्या सोच रहा है उसी से वो ज़िंदगी काटता है। फ्रैगमेंटेड एग्जिस्टेंस, सब कोई का यहाँ पे ज़िंदगी जो है फ्रैगमेंटेड है, किसी का भी संपूर्ण ज़िंदगी नहीं है, सब कोई का अपना अपना इनकम्प्लीटनेस है, सब कोई का अपना अपना फ्लॉज है, सब कोई टुकड़ों में यहाँ जीता है। ब्लर्ड बाउंड्री बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, हाँ ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मेट्रोपॉलिटन लाइफ में, खास करके पोस्ट मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन लाइफ में, जहाँ पे बहुत फास्ट पेस लाइफ आपको जीना पड़ता है, वहाँ प्राइवेट और पब्लिक में कोई बाउंड्री आपको नहीं दिखेगा। जो पब्लिक लाइफ है और जो प्राइवेट लाइफ है वो कभी कभी एक हो जाता है, आपको अपना अलग घर में आप हो, इंडिविजुअल आप कोई मोमेंट स्पेंड कर रहे हो, ये ऐसा नहीं दिखता। कल्चर ही ऐसा हो गया है कि आपको जो भी कुछ रिफ्रेशमेंट, रिक्रिएशन कुछ भी करना है, आपका फ्री टाइम है तो आप जाके पब्लिक स्फीयर में एंजॉय करोगे, आप पार्टी करोगे, ठीक है, आप कहीं स्मोकिंग करोगे, आप दोस्तों के साथ कहीं बाइक राइड में जाओगे, ये भी आपको ब्रिगोशिन का कैरेक्टर में से दिख जाएगा। ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट में कोई ब्लर हो गया है। एक और चीज़ है कि पब्लिक इंटीमेसी को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है पर्सनल कम्युनिकेशन के जगह में। किसी को अगर इंटीमेसी स्थापन करना है, किसी को किसी के साथ क्लोज होना है, क्लोज मतलब मैं फिजिकल क्लोज होने की बात नहीं कर रहा हूँ, इमोशनली क्लोज होने का बात कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा अस्त्र है पर्सनल कम्युनिकेशन। जितना आप कम्युनिकेट करोगे उतना आप क्लोज होगे, लेकिन आजकल का दिन में पोस्ट मॉडर्न लाइफ में पर्सनल कम्युनिकेशन हटते जा रहा और पब्लिक इंटीमेसी बढ़ते जा रहा। अगर आपको आजकल के दिन में किसी के साथ क्लोज होना है तो आप जाओ, हैंग आउट करो, चिल करो, बियर पियो, यही सब करो एक साथ जाकर के पब्लिक स्फीयर में। प्राइवेट स्पेस, पर्सनल कम्युनिकेशन इज लूजिंग डे बाय डे। और आखिर में मैं इस वीडियो को एक कोटेशन देके अंत करना चाहूँगा। ये ग्राफिक नॉवल का अंत में यही कोटेशन आता है कि amidst all this sits Mr. Rangoonwala in his center of the universe, sipping tea, selling Asimov's, giving advice। यानी आखिर में बाहर सब चीज़ चलते रह रहा है, लेकिन अंदर सेंटर में, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में, अपना स्टॉल में मिस्टर रंगूनवाला वैसे का वैसे ही बैठे एकदम आराम से चाय पीते हुए, एसिमोव मतलब आइजैक एसिमोव का किताब बेचते हुए और एडवाइस देते हुए।
और जब वो मन मन में अपना नेक्स्ट चेस का मूव सोच रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पीपल आर लाइक अनियंस, दे हैव लेयर्स एंड लेयर्स, बट हु विल नो, हु हैज़ टाइम, कि इंसान भी जो होता है वो प्याज जैसा होता है, उसमें भी एक एक लेयर होता है, लेकिन कौन जानेगा किसको इतना टाइम है। सबसे बड़ा क्राइसिस यहीं पे ये आखिरी डायलॉग से निकल के चला था कि इंसानों में भी ढेर सारा लेयर है, उसके अंदर भी फ्लॉज है, उसके अंदर भी ब्यूटीज़ है, उसके अंदर भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, उसके अंदर पोस्ट मॉडर्न फ्लॉज भी है, सब चीज़ है, लेकिन ये इंसान को एक दूसरे से कनेक्ट होगा, एक दूसरे से बात करेगा, एक दूसरे को समय देगा, तब ना उसको अंदर का लेयर पता चलेगा। सिर्फ बाहरी लेयर देख के विचार करेगा तो वो सही नहीं होगा। ओके, तो ये था पूरा नॉवेल एक ब्रीफ समरी में। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए हो तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा, हम लोग जल्दी से वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड।